मेरे पापा के मरने के बाद दादाजी हमारा ख्याल रखते थे। रोजाना दादाजी मम्मी को अपने कमरे में बुलाते थे कि मुझे दवा खिला जाओ, और रोजाना मम्मी रोते हुए दादाजी के कमरे से निकलती थी। एक दिन दादाजी ने कहा कि अपनी मम्मी को भेजो, मुझे दवा खिला दें। मैंने मम्मी की चादर ली और दादाजी के कमरे में चली गई। अभी कमरे में गई थी कि दादाजी ने मुझे मम्मी समझकर ऐसा काम किया कि मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि जिंदगी में होने वाले कुछ हादसा इंसान को आजमाइश की ऐसी चक्की में डाल देते हैं कि वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकता। हम माँ बेटी भी ऐसी ही दर्दनाक जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे। मेरे पापा की अचानक मौत ने हम पर आजमाइश के पहाड़ तोड़ डाले थे। मेरी मम्मी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। हम लोग शहर में रहते थे, लेकिन मेरे पापा गांव के रिहायशी थे। उन्होंने मेरी माँ से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन मेरे पापा के खानदान ने मेरी माँ को कबूल करने से इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि हम शहर में रहते थे। हमने आज तक अपने दादा दादी और बाकी खानदान वालों को नहीं देखा था। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी। मैं अभी 18 साल की ही थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी कि एक दिन अचानक मेरे पापा के दोस्त हमारे घर आए और एक ऐसी खबर सुनाई कि हम जीते जी ही मर ही गए। वह कहने लगे कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मैं और मेरी माँ परेशान हो गए। हमारी जिस्म से तो जान ही निकल गई थी। जब तक हम अस्पताल पहुंचे, मेरे पापा दम तोड़ चुके थे। मेरी माँ यह देखकर वहीं बेहोश हो गई। एक मैं थी जो दोहरे सदमे से गुजर रही थी। एक तरफ मुझे जान से ज्यादा चाहने वाले मेरे पापा मुझसे बहुत दूर जा चुके थे। फिर मेरी माँ की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपनी माँ को संभालने में लग गई। बार बार मेरी माँ को बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरे माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। हमारे पापा हमारा एकमात्र सहारा थे। उनके देहांत के बाद हम बेसहारा हो गए थे। हम माँ बेटी उस वक्त इस कदर परेशान थे कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारेंगे। मैं भी 11वीं क्लास में पढ़ती थी, इसलिए नौकरी नहीं कर सकती थी। न ही मेरी माँ को कोई ऐसा हुनर आता था जिससे हम अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकते। इस महीने का किराया देने के भी पैसे हमारे पास न थे। इसीलिए महीना खत्म होते ही मकान मालिक ने भी हमें कह दिया कि या तो घर का किराया दो या फिर घर खाली कर दो। हमारे पास किराए के पैसे तो मौजूद न थे। इसीलिए मैंने सोचा कि हम अपने पापा के गांव चले जाएं। पापा की जिंदगी में हमारे दादा ने हमें कबूल नहीं किया था। हो सकता है मेरे पापा की मौत सुनकर उनके दिल में रहम आ जाए, इसलिए हमने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। मम्मी पहले तो इनकार करती रहीं कि तुम्हारे दादा बहुत सख्त मिजाज के हैं, कभी हमें नहीं अपनाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। गांव का पता मम्मी को मालूम था। मेरे दादा उस गांव के सरदार थे। मैंने अपने हाथ की अंगूठी बेच दी, जो मेरे पापा ने मुझे 10वीं क्लास पास होने की खुशी में दी थी, और जरूरत का सारा सामान बांधकर हम गांव रवाना हो गए। गांव पहुंचकर हमने तांगे वाले से कहा कि हमें संजय साहब की हवेली जाना है। तांगे वाले ने सरदार साहब का नाम सुनकर बड़ी इज्जत से हमें देखा था, क्योंकि मेरे दादा की गांव में बहुत इज्जत थी। इसीलिए उनके घर का पता सबको मालूम था। तांगा एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका तो मैंने उनकी हवेली पर नजर डाली। महलनुमा हवेली को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारा वह घर था जिस पर मेरे बाप का हक था, लेकिन मेरे दादा ने उन्हें इसीलिए इस हक से दूर कर दिया कि उन्होंने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी। हवेली के चौकीदार से हमने कहा कि हमें सरदार साहब से मिलना है। वह हमें अंदर ले आया। वह समझा कि हम बेबस और मजबूर सी औरतें हैं, कुछ मांगने आई है। उसने हमें ले जाकर बाहर के लॉन में बिठा दिया। कहने लगा कि मैडम यहाँ पर बैठ जाओ, सरदार साहब अभी आएंगे तो तुम्हारी अच्छी मदद कर देंगे। मैं अपनी माँ के साथ खामोशी से वहां बैठ गई। मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि जिस शख्स ने हमें तुम्हारे बाप की जिंदगी में कबूल नहीं किया, वह अब हमें क्या कबूल करेगा। तुम क्यों मुझे यहाँ ले आई हो? मैंने कहा कि इस हवेली में मेरे बाप का भी हक है और मैं अपने बाप का हक लेने आई हूँ। बेसहारा भिखारी नहीं है जो यूं भिखारी वाली जिंदगी गुजारे। मेरी बात पर मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी कि यह बड़े लोग हैं, हम जैसों को धक्के मारकर निकाल देंगे। अभी मेरी मम्मी बात कर ही रही थी कि सामने से सरदार साहब आ गए। सफेद सलवार कमीज पहने वह हमें देखकर मुस्कुराने लगे। हमारे पास आकर रुक गए। कहने लगे कि अपनी जरूरत बताओ मैडम।
सरदार साहब के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। मैंने कहा कि मैं अपना हक लेने आई हूं। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर तेवरी चढ़ी। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर पूछने लगे कि कौन हो तुम और तुम्हारा ऐसा कौन सा हक रहता है मेरी तरफ। मैंने कहा कि मैं आपके बेटे की बेटी हूं। यह सुनकर उनका चेहरा पल में बदल गया था। गुस्से से लाल पीले होते हुए कहने लगे, मर गया दीपक मेरे लिए, और तुम यहां क्या लेने आई हो लड़की? सरदार साहब बुलंद लहजे से बोला। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने कहा, सच कहा आपने? मेरा बाप मर चुका है, मैं रोते हुए बोल रही थी। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरत और ताज्जुब से देखने लगे। फिर तैश में आकर बोले, बकवास बंद करो अपनी, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। कुछ नहीं हो सकता मेरे दीपक को। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूं, आपका बेटा मर चुका है। यह सुनकर तो उनका चेहरा बदहवास सा होने लगा। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, क्या कह रही हो? मेरा बेटा मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा बेटा है वो, एक दिन मेरे पास लौट कर आ जाएगा। तुम लोग झूठ बोल रही हो। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। वह बेयकीन से थे या शायद सदमे में थे। शायद मेरी बात का उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ फौरन कहने लगी कि आपका बेटा ही मेरा पति था और यह आपकी पोती है। मम्मी ने अपने पर्स से पापा की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई और मेरी तरफ इशारा करके सरदार साहब से कहने लगी कि यह आपका खून है और मैं आपकी बहू। अब आप चाहें तो हमें अपना लें, चाहे तो दुत्कार दें, लेकिन हमारे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। कुछ देर तो खामोशी से रोते रहे, आंसू बहाते रहे। फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे कि तुम मेरे बेटे की निशानी हो, मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेशक मैं दीपक से नाराज था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं चाहा था कि वह मुझे छोड़कर चला जाए। मैं तुम लोगों को भी इस तरह नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर हमें इत्मीनान हो गया कि अब हम बेसहारा नहीं रहे, लेकिन यह मालूम नहीं था कि हम माँ बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाने वाले हैं, जहां से निकलना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। सरदार साहब हमें हवेली के अंदर ले गए। बहुत बड़ी हवेली थी, हर काम के लिए ढेरों नौकर थे। शुरू में तो सरदार साहब ने हमारा बहुत ख्याल रखा। वहां जाकर यह भी पता हुआ कि मेरे पापा के घर छोड़कर जाने के बाद मेरी दादी का देहांत हो चुका था। उन्होंने मेरे पापा का गम दिल को लगा लिया था, लेकिन पति के गुस्से के सामने जुबान नहीं खोल पाई थी। मेरे पापा सरदार साहब के इकलौते औलाद थे। दादी के जाने के बाद अब वह तन्हा रह गए थे। मेरे दादा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब भी गांव से वापस लौटते, घंटों मेरे पास बैठकर मेरे पापा की बातें सुनते रहते थे और आंसू बहाते रहते थे। अभी हमें वहां रहते 1 माह ही गुजरा था कि सरदार साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरी माँ से बात नहीं करते थे। उन्हें देखते भी न थे, न ही उनसे कोई बातचीत करते थे। शायद उनका दिल मेरी माँ की तरफ से अभी भी साफ नहीं था। जब भी उनकी नजर मेरी माँ पर पड़ती तो वह माथे पर तेवरी चढ़ाने लगते। लेकिन अब वह बहुत बीमार रहने लगे थे, नौकरों पर चीखते रहते थे, दवा नहीं खाते थे। तब मेरी माँ ने ही हिम्मत करके उनकी डांट सुनने के बावजूद उनकी खूब देखभाल की। उन्हें दवा खुद खिलाने लगी। पहले तो वह मम्मी को घूरते रहते थे, दवा खाने से इनकार कर देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रवैया मेरी माँ से बदलने लगा। शायद उनके दिल में मेरी माँ के लिए नफरत खत्म हो चुकी थी। अब वह रात को जब भी दवाई खाने लगते तो मेरी माँ से ही कहते कि मुझे आकर दवा खिला जाओ। मेरी माँ उन्हें दवा खिलाने कमरे में चली जाती। पहले पहल तो मम्मी 15 मिनट में ही वापस आ जाती थी। मैं तब तक अपने कमरे में लेट जाती थी, लेकिन जब कमरे से बाहर आती तो कुछ उदास सी होती थी, किसी गहरी सोच में डूबी हुई होती थी, और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वह चौंक सी जाती थी। मुझे नम आंखों से देखती, नहीं मैं सर हिलाते हुए कहती कि कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मुझे यह सुनकर अजीब सा लगता था कि दादा आखिर ऐसा क्या कहते थे जो वह बाहर आते ही परेशान सी गुमसुम सी हो जाती थी। जब से मेरे पापा का देहांत हुआ था, मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी। वह हर वक्त उदास और गम में रहती थी। पहले तो दादा मम्मी से सिर्फ दवाई ही मांगते थे, लेकिन अब तो वह अपना हर काम मेरी मम्मी से करवाने लगे थे। हालांकि उनके देखभाल करने वालों की कमी नहीं थी।
बात अगर यहीं तक रहती तो मुझे बुरा न लगता, लेकिन कुछ दिनों से जो बात मैंने महसूस की वह कुछ अजीब सी थी। रात को जब दादा मम्मी से दवा मांगते और मम्मी उनके कमरे में चली जाती, तो जब वह वापस आती थी तो वह रो रही होती थी। और अब तो दादा के कमरे में मम्मी को घंटों लग जाते थे। मेरी माँ रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। जब तक मम्मी दादा के कमरे में रहती, मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि एक दवा देने में कौन सा टाइम लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट। लेकिन मेरी माँ 1-2 घंटे वहां दादा के कमरे में क्या करती रहती थी। और दूसरी हैरानी की बात मेरे लिए यह थी कि मेरे दादा का रवैया मेरी माँ से बहुत बदलने लगा था। वह उन्हें बहुत अहमियत देने लगे थे, लेकिन मेरे मम्मी उनके सामने हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ आज के बाद औरतों की सरदार है, औरतों के परेशानी को अब वही देखा करेगी। मुझे लगा था कि यह बात सुनकर मेरी माँ खुश हो जाएंगी कि भगवान ने उन्हें उनका मकाम वापस लौटा दिया है, मगर वह फिर भी उदास सी रहती थी। हर वक्त न जाने क्या सोचती रहती थी। मेरे लिए यह बात बहुत खुशी की थी कि मेरी माँ को इस हवेली में बहू की हैसियत मिल गई थी। लेकिन इस बात पर भी मेरी माँ के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट नहीं आई थी। अब तो मेरी माँ का यह हाल था कि जब भी उन्हें दादा दवा के लिए कहते तो वह मुझे घबराई हुई सी लगने लगती थी, और जब वह कमरे से वापस आती तो पसीने से डूबी हुई उड़ी हुई रंगत के साथ वापस आती। जब मैं उनसे वजह पूछती तो कहती थी कि कुछ नहीं, तुम क्यों मेरे इंतजार में जागती रहती हो, सो जाया करो। मैंने कहा कि जब तक आप मेरे पास नहीं आ जाती मुझे नींद नहीं आती। न जाने क्यों मेरी इस बात पर वह मुझे बड़े गौर से देखती और फिर प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगती। एक बार मेरी आंख किसी की सिसकियों की आवाज से खुली। मैंने देखा मेरी माँ बैठकर रो रही है। मुझे उनके रोने पर हैरत सी होने लगी, क्योंकि अब तो सब कुछ ठीक हो गया था। अब तो दादा भी उन्हें इज्जत देते थे। हम इस घर में बहुत खुश थे, किसी चीज की कोई कमी न थी। दादा ने गांव वालों के सामने मुझे पोती की हैसियत से कबूल कर लिया था। मेरी माँ को बहुत अहमियत देते थे। फिर वह क्यों रोती रहती थी? शायद मेरे पापा की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे पापा से बेहद मोहब्बत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा मैंने देखा कि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मम्मी दादा को दवा देने गई थी। मेरे भी सुबह से सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी दादा से सरदर्द की दवा ले लेती हूँ, क्योंकि उनके पास हर वक्त दवा मौजूद होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरे दादा तो मेरी माँ के साथ। मैं उल्टे कदमों से लौट आई थी। उन दोनों की तरफ मेरी पीठ थी, इसलिए वह मुझे देख नहीं पाए। लेकिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मैं बेयकीन सी थी। मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था, मैं आगे ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी ही सोच को झूठलाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता है मेरी नजरों का धोखा हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी आंखें देखती हैं वह सच नहीं होता। और जब सच सामने आया तो हमें अपनी आंखों के देखने के अंदाज पर अफसोस होने लगता है। जब मम्मी रात को कमरे में आई तो अपने आंसू साफ कर रही थीं। जब मेरे पास आकर लेट गई तो मैंने पूछा, मम्मी आप जब भी दादा को दवा देकर आती हैं तो रोती क्यों हैं? कहने लगी, समझ लो मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे सच क्यों नहीं कह रही, क्योंकि जब मैंने अचानक से दरवाजा खोला था तो दादा मम्मी से कह रहे थे कि अगर मम्मी ने उनकी बात न मानी तो वह उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देंगे। मेरी माँ उनके सामने हाथ जोड़ रही थी, रोते हुए कह रही थी कि जो वह करना चाहते हैं वह एक नाजायज संबंध है। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी। आप कैसे मेरे साथ ये जुल्म कर सकते हैं? आप मेरे बाप की जगह है। भगवान के लिए मुझे इज्जत से घर के कोने में पड़ा रहने दे। मेरे इनकार पर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ अपनी जवान बेटी को लेकर जाऊंगी? मेरी माँ रो रो कर मेरे दादा से विनती कर रही थी। इससे ज्यादा और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं थी। मैं वापस कमरे में लौट आई थी। जिस किस्म की बातें मैंने सुनी थी और जिस कदर मेरा दादा मेरी माँ पर आजकल मेहरबानियां कर रहा था, और मेरी माँ गुमसुम सी हो चुकी थी, जिसने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी। अभी मैं इसी उलझन से निकली भी न थी कि हमारे घर के नौकरानी ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया।
वो नौकरानी कहने लगी कि सरदार साहब जैसे नजर आते हैं वैसे हैं नहीं, बहुत रंगीन मिजाज के हैं। जवानी में तो गैर औरतों के साथ संबंध भी थे, अब जरा गांव वालों की नजर में नेक बनते फिरते हैं, लेकिन अय्याशी का अगर इस उम्र में भी मौका मिले तो छोड़ते नहीं हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से वह कानों को हाथ लगाने लगी। यह सुनकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा था। क्या सरदार साहब रिश्तों का मर्यादा भी भूल गए हैं? मुझे अपने दादा से नफरत सी महसूस होने लगी थी। अब तो जब भी मम्मी दादा के कमरे में जाती, मैं बेचैन सी होने लगती थी। मेरी माँ ने एक बार मुझसे ढकी छुपे लफ्जों में कहा कि तुम जरा अपने दादा से दूर ही रहा करो। मैं इस बात पर चुप सी रह गई। अब तो मुझे वाकई सरदार साहब के किरदार पर शक होने लगा था। फिर एक बार मैं लाउंज में बैठी थी तो सरदार साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। किसी से कह रहे थे कि शादी पर मैं तब आऊंगा जब नाच गाने का इंतजाम होगा। तुम तो जानते हो कि मैं अपनी उम्र को नहीं देखता, मेरा दिल तो अभी तक जवान है। वह हंसते हुए अपनी एक घटिया आदत का अपने दोस्त से बड़ी बेबाकी से जिक्र कर रहे थे। उन्हें तो ऐसी बातें मेरे सामने करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। मैं नागवारी से वहां से उठकर चली गई। एक दिन सरदार साहब मेरे पास आए। कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, इसीलिए मैं तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। और दूसरी बात, यह मेरी हवेली में कमरों की कमी नहीं है। ये तुम क्या हर वक्त अपनी माँ के साथ साथ रहती हो? कल मेरे ड्राइवर के साथ जाकर कॉलेज में अपना एडमिशन करवाओ और खुद को आदत डालो अकेले कमरे में सोने की। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कमरा सेट करवा देता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊं ताकि आपको खुली छुट मिल जाए, लेकिन हम दोनों माँ बेटी उस वक्त बेबस और मजबूर थे। मैं सरदार साहब के साथ सख्त लहजे में बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने आराम से कहा कि मुझे अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहना है। मुझे उनसे अलग रहने की आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने तो मेरी एक ना सुनी और 2 दिन में मेरा कमरा हवेली के ऊपर के मंजिल में सेट कर दिया। मेरी माँ भी अपनी जगह परेशान थी, लेकिन लब उनके भी खामोश थे। मैं ऊपर के कमरे में चली तो गई थी, लेकिन ये भी सोच चुकी थी कि रात को नीचे अपनी माँ के कमरे में चली जाऊंगी। रात को जब सब सो चुके तो मैं नीचे अपनी माँ के कमरे के पास खड़ी हो गई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब मेरी माँ का कमरा लॉक था। पहले तो मुझे कुछ तसल्ली हो गई कि चलो मम्मी ने अच्छा किया कि दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह मुझे कॉलेज जाना था। मैं तैयार होकर जब नीचे उतरी तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरे दादा मेरी माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल तो धक से रह गया था, तो क्या वो रात भर मेरी माँ के साथ? मेरा सर बुरी तरह से चकरा सा गया था। मुझे लगा पूरी हवेली मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। मेरी माँ सिर्फ मेरी खातिर यहाँ पर रहने पर मजबूर थी ताकि मैं इज्जत से रह सकूं, और मेरी खातिर जो कीमत अदा कर रही थी, यह सोचकर तो मेरी रूह फना होने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब अपनी माँ को और आजमाइश में नहीं डालूंगी। रात को मैं देर तक नीचे अपने माँ के कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही। उसके बाद उन्हें एक गिलास दूध का दिया और मैंने कहा कि आपको अपनी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है, और वो दूध जबरदस्ती उन्हें पिला दिया। मैं दूध में नींद की गोली डालकर लाई थी, इसीलिए वो दूध पीते ही मम्मी कुछ ही देर में सो गई। मैंने जल्दी से अपनी माँ का एक कपड़ा अलमारी से निकाला और पहन लिया। दुपट्टा लेकर थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि मेरा चेहरा साफ नजर न आ सके। मेरी शक्ल भी अपनी माँ से बहुत मिला करती थी। मैं दादा के कमरे में चली गई। इत्तेफाक था या फिर रोज ही ऐसा होता था कि दादा के कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। दादा यही समझे कि मम्मी आई है। मुझसे कहने लगे, मैं दवा खा चुका हूँ, अब मेरे पास आओ। मैंने बहुत इंतजार कर लिया तुम्हारा, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। दादा का सोच मुझ पर खुल गई थी। मैं उनके पास चली गई। उसके बाद जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, मेरे होश ही उड़ गए। मेरी माँ मेरे सामने बैठी रो रही थी। दादा गुस्से से मुझे और मेरी माँ को देख रहे थे। मुझसे कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ही पोती मेरे साथ ऐसा खेल भी खेल सकती है। मैं शर्मिंदा सी नजरें झुकाए बैठी थी। जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर कहा था कि मैं उन्हें उनकी बात का जवाब हाँ में दूं। वो मेरी माँ की दूसरी शादी अपने भतीजे से करवाना चाहते थे। कहते थे कि मेरी माँ अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि मेरे पापा के नाम पर विधवा बनकर जिंदगी बसर करें।
क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी भी शादी करने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब बीमार रहने लगे हैं और उनके मरने के बाद मेरी माँ कहीं फिर से बेसहारा न हो जाए। इसीलिए अपनी जिंदगी में ही वो मेरी और मेरी माँ की शादी करना चाहते थे। इसीलिए जब मेरी माँ उनके कमरे में उनको दवा देने जाती थी तो वो मेरी माँ से इसी बात पर बहस करते थे। मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए दूसरी शादी पर वो राजी नहीं हो रही थीं। मेरे दादा अब मुझे ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे मेरी माँ समझकर पूछा तो साथ ही अपना लैंप ऑन कर दिया। मम्मी के कपड़ों में मुझे देखकर वो आग बबूला होकर जब मुझसे पूछा कि मैं क्यों इस हुलिये में आई हूं, तो मैंने झिझकते हुए उन्हें वो सब बता दिया जो मैं सोच रही थी। दादा का ये सुनकर चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मुझे इतनी बुलंद आवाज से डांटा कि उनकी आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। मम्मी भी उठकर दादा के कमरे में आ गई। जब सच मम्मी को पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि तुम्हें शर्म न आई। ये सब सोचते हुए और अब मैं गर्दन झुकाए बैठी रो रही थी। मेरे दादा ने आखिर मेरी माँ का शादी अपने भतीजे से करवा ही दिया। मुझे भी वो मेरी मम्मी से दूर रहने का इसीलिए आदी बनाना चाहते थे, ताकि जब वो उनकी शादी करें तो मैं यह बात अपने दिल पर ना लूं। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मैं क्या सोच रही थी? सही ही कहा किसी ने कि आंखों का देखा हमेशा सच नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।